हेलो स्टूडेंट, बहुत बहुत स्वागत है। यूपी बोर्ड ने आखिर जारी कर दिया कि हिंदी में आप कैसे टॉप कर सकते हैं। आज की वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यूपी बोर्ड ने खुद कक्षा 12 के बच्चों के लिए हिंदी विषय की तैयारी करने हेतु महत्वपूर्ण सुझाव दे दिया है कि कौन से टॉपिक फिक्स हैं इस बार और कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आने वाले हैं। तो ये सुझाव अभी आया है, तुरंत वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट कर लीजिए। ये जो हिंदी में सुझाव दिया है यूपी बोर्ड ने खुद जारी किया है और अच्छे से इसको समझ लेते हैं तो आपकी तैयारी हिंदी में बहुत जबरदस्त हो जाएगी। तो देखिए यहाँ पर लिखा है पहला नंबर कि हिंदी विषय में गद्य, पद, कथा साहित्य, संस्कृत खंड, व्याकरण, काव्य सौंदर्य, अब यहाँ पे लिखा है खंड काव्य एवं निबंध सम्मिलित जितने भी टॉपिक्स देख रहे हैं, परीक्षा में सफलता प्राप्त करने के लिए समय का उचित प्रबंध करके संपूर्ण पाठ्यक्रम का एकाग्रता पूर्वक यानी कि पुनरावृत्ति करें, यानी कि रिवीजन करने की बात कहा जा रहा है इसमें। एवं विषय को रटने के स्थान पर भली भांति समझ कर पढ़ें। अब चलिए यहाँ पे टिप्स बताया जाएगा, अच्छे से समझते चलिए। दूसरा नंबर कह रहा है कि निर्धारित काव्य का अध्ययन करते समय कविता में निहित काव्य सौंदर्य के तत्वों जैसे कि रस हो गया, आपके छंद हो गए, आपके अलंकार हो गए, तीनों जो हैं को रेखांकित करें, यानी कि इसको फिक्स क्वेश्चन बोलते हैं। परिभाषा उदाहरण सहित अभ्यास कर लीजिए। और ये जो है रस, छंद, अलंकार, ये बोर्ड एग्जाम कह रहा है कि ये फिक्स क्वेश्चन है, ये हर साल पूछे जाते हैं और 6 नंबर का ये पेपर में आता है। तो इसको आप एकदम अच्छे से समझ कर जाइएगा। रस, छंद, अलंकार ये फिक्स क्वेश्चन बोले जाते हैं, हर साल आते हैं, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे कह रहा है तीसरा नंबर की गद्य के अंतर्गत लेखकों की रचनाओं को पढ़ते समय प्रत्येक अध्याय के मूल भावों को समझें तथा सारांश, उद्देश्य एवं भाषा शैली को अपने शब्दों में लिखने का अभ्यास करें, ठीक है ना। कह रहा है कि देखिए आप गद्यांश सॉल्व कर रहे हैं तो उसमें लेखक का नाम अच्छे से तैयार कर लीजिए, उसके बाद उसमें लेखक का कौन सा गद्यांश लिखा है उसको अच्छे से पढ़ करके उसका सारांश समझ लीजिए ताकि वो पेपर में आसानी से आप लिख सकें। इसके बाद कह रहा है इसमें चौथा कि संस्कृत खंड को पढ़ते समय अध्ययन के कठिन शब्दों के अर्थ को कंठस्थ कर लें, यानी कि जो मतलब आपको कठिन लगता है संस्कृत का गद्यांश, कोई शब्द है वो बड़ी कठिन है तो उसको आप अच्छे से 2-3 बार पढ़िए ताकि आपको याद हो जाए, ठीक है, और अभ्यास कर लीजिए। कह रहे कि संधि, इसके बाद धातु रूप, अब इसके बाद शब्द रूप, विभक्ति, परिचय, समास इत्यादि नियम एवं परिभाषा को भली भांति समझ लीजिए एवं एकाग्रता के साथ अभ्यास कर लीजिए, मतलब शांत में बैठकर उसको पढ़ करके याद करने के बाद लिख डालिए, यानी कि बिना देखे हुए लिख डालिए, जिससे प्रश्न पत्र को हल करते समय व्याकरण एवं वर्तनी संबंधित अशुद्धियां का अभाव रहे, यानी कि एकदम सही सही हो जाए, एक भी गलती ना हो, ये कहा जा रहा है इसमें। इसके बाद आगे चलेंगे, यहाँ पे देखिए टिप्स अगला कह रहा है इसमें कि शब्द रचना के तत्व लोकोक्तियां जैसी हो गई एवं मुहावरे हो गए, शब्दों में सूक्ष्म अंतर हो गया, अनेकार्थी शब्द, यहाँ पे कह रहा है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, वाक्यों में मतलब त्रुटि मार्जन एवं तत्व शब्द, इसके बाद इत्यादि के नियम एवं परिभाषा को भली भांति समझ लीजिए क्योंकि इसी में से पेपर बनेंगे। और कह रहे एवं अभ्यास भी कर लीजिए, यानी याद करने के बाद खुद उसको लिख डालिए बिना देखे हुए, जिससे प्रश्न पत्र को हल करते समय व्याकरण एवं वर्तनी संबंधित अशुद्धियां का अभाव रहे, यानी कि गलती ना हो, नए शब्द रचना, वाक्य गठन में सहायता मिले। तो आपको एक एक टिप्स बताया है यूपी बोर्ड की कैसे पढ़कर जाएंगे, ऐसा ही पेपर आपको छाप कर आएगा, ठीक है ना। इसके बाद देखिए यहाँ पे कह रहा है कि परीक्षा के पूर्वगत यानी परीक्षा के पहले ही वर्ष के प्रश्न पत्र, यानी कि जो पिछले साल पेपर हुए थे एवं आदर्श प्रश्न पत्र जो यूपी बोर्ड ने मॉडल पेपर जारी किया है को निर्धारित समय के अंतर्गत पूरा करने का अभ्यास करें, यानी कि 3 घंटे 15 मिनट का पेपर जो है आप लोग घर पर ही बैठ करके 1-2 बार पहले हल कीजिए कि आप 3 घंटे 15 मिनट में पेपर को हल कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं, कितने क्वेश्चन छूट रहे हैं 3 घंटे में, ये पहले से प्रैक्टिस करके आपको बोर्ड एग्जाम देने जाना है, यही कह रहा है इस सुझाव में। इसके बाद देखिए यहाँ पे कह रहा है कि सर्वप्रथम प्रश्न पत्र को पढ़ें, कह रहा है कि पेपर आपको मिलेगा तो सबसे पहले प्रश्न पत्र को पढ़िए, आप प्रश्न पत्र में दिए गए निर्देशों को अच्छी तरह से समझने के पश्चात ही उत्तर लिखना प्रारंभ करें, यानी कि सबसे पहले प्रश्न पत्र को अच्छे से पढ़िए, इसके बाद निर्देश जो दिए गए हैं उसको अच्छे से पढ़ लेना है, तब जाकर के अपने प्रश्नों को स्टार्ट करना है, हल करना। इसके बाद यहाँ पे कह रहा है कि वर्णनात्मक प्रश्नों के उत्तर तथ्यपरक एवं स्पष्ट लिखें, कह रहा है कि जो प्रश्न का लिखित मतलब है बहुविकल्पी छोड़ के जितने भी क्वेश्चन से सभी लिखित बोले जाते हैं, वर्णनात्मक बोलते हैं उसको, उन सभी को तथ्यपरक यानी कि अच्छे से पढ़ने के बाद ही साफ साफ लिखिएगा। और कह रहा है तथा प्रयास करें कि व्याकरण एवं वर्तनी संबंधित अशुद्धियां ना हो, यानी कि आपकी जो राइटिंग होगी लिखावट में कोई ऐसा वर्ड ना यूज करें कि बड़ी की मात्रा में छोटी की मात्रा लगा दें और छोटी की मात्रा में बड़ी की मात्रा, ये गलती आपको नहीं करना है, शुद्ध साफ
अक्षरों में लिखना है। आगे चलिए, यहाँ पे कह रहा है देखिए कि लेखक एवं कवि का जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय लिखते समय फॉलो चार्ट का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे कि आपको मैं बता दूं कि इस तरीके से आपका कवि का जीवन परिचय हो या लेखक का आप लिख रहे हैं, मान लीजिए कि भारतेंदु हसन जी के बारे में आप लिख रहे हैं, तो उनका जन्म मेन इंपॉर्टेंट है जीवन परिचय में, स्थान यानी कि किस स्थान पर जन्म हुआ था, माता जी का नाम, पिता जी का नाम क्या है, और वो किन भाषा में पढ़ाई किए हैं, किन भाषा में अपने कहानी नाटक सबको लिखे हैं, रचनाएं उनकी कितनी है, मृत्यु कब हुआ था। ये जो है आपके किसी भी कवि या लेखक के जीवन परिचय जब लिख रहे हैं तो ये जो है मेन टॉपिक है जीवन परिचय का। अगर ये आप छोड़ देते हैं टॉपिक्स में जीवन परिचय लिखते समय तो आपका नंबर कट जाता है। तो ये जो है आप काफी इंपॉर्टेंट चीजें होता है किसी के जीवन परिचय लिख रहे हैं, भले ही लेखक हो या कवि हो, उसमें ये जो है मेन पॉइंट होता है जन्म स्थान, माता पिता का नाम, भाषा, रचना, मृत्यु, ये इंपॉर्टेंट चीजें, इसको आपको जीवन परिचय में कतई छोड़कर नहीं आना है, नहीं तो आपका 5 नंबर कट जाएगा। अच्छे से समझ लीजिए, इस वीडियो में एक एक चीज टॉपिक क्लियर कर रहे हैं। इसके बाद देखिए, उत्तर लिखते समय अंक के अनुरूप शब्द सीमा का ध्यान रखिएगा। कह रहा है कि जब भी आप उत्तर लिख रहे हैं तो समय जो है आपके, समय मतलब कि कितने अंक का कौन सा प्रश्न है उस पर ज्यादा समय देने की फोकस ना करें। मान लीजिए कि 2 नंबर का प्रश्न है, आप 10 मिनट लगा दिए तो आपका जो टाइम है इन्वेस्ट होगा और आपका नंबर भी कम हो जाएगा क्योंकि प्रश्न छूट जाएगा। उत्तर लिखते समय अंक के अनुरूप शब्द सीमा का ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसके बाद आगे बताया गया है, इसमें देखिएगा कि पैराग्राफ आधारित प्रश्नों को हल करते समय करने से पूर्व एक से अधिक बार अवश्य पढ़ ले और प्रश्न को अच्छी तरह समझकर ही उत्तर लिखना प्रारंभ करें, ठीक है ना। आपको कह रहा है कि पैराग्राफ पर आधारित जो भी प्रश्न है उस प्रश्न को अच्छे से पहले पढ़ने के बाद एक बार अच्छे से पढ़ लीजिए और तब उस प्रश्न को अच्छी तरह समझने के बाद ही उत्तर लिखिएगा। समझ में आ रहा है ना। इसके बाद कह रहे कि उत्तर लिखते समय व्याकरण के नियमों एवं विराम चिन्हों यथा अल्प विराम जो होता है या पूर्ण विराम होता है इत्यादि, यानी बहुत सारे चीजें हैं, खड़ी पाई वगैरह सब कुछ का सावधानी पूर्वक पालन करें, नहीं तो आपका नंबर जो है एकदम कटेगा। तो आप लोग अच्छे से कोई भी वाक्य पूरा हो जाए, तो जैसे यहाँ पे खड़ी पाई लगा है, यहाँ पर लगा है, इस तरीके से सारे चीज को ध्यान में रखते हुए उत्तर लिखना है। आगे चलेंगे, देखिए इसमें क्या लिखा गया है कि प्रश्न पत्र में दिए गए प्रार्थना पत्र को लिखते समय पत्र के प्रारूप को ध्यान में रखते हुए स्वच्छता एवं स्पष्टता के साथ शाब्दिक यानी कि संक्षिप्त शब्दों में लिखें। कह रहा है कि देखिए जिस भी टॉपिक पे आप पत्र लिख रहे हैं, यानी पत्र लेखन आता है आपका 6 नंबर का पेपर में, तो इस पर आप किस विषय पे लिख रहे हैं उस विषय को जरूर डालिएगा, है ना। इसके बाद साफ साफ स्पष्ट अक्षरों में लिखिएगा, तब जाके फुल मार्क अचीव करेंगे। इसके बाद है देख रहे हैं यहाँ पे, निबंध लिखने के लिए चयनित प्रकरण को कुछ प्रमुख बिंदुओं में विभाजित कर लेना चाहिए, जैसे प्रस्तावना हो गया, विषय विस्तार हो गया एवं उपसंहार इत्यादि। कह रहा है कि देखिए आप जब भी आप बोर्ड एग्जाम में निबंध लिखने के लिए आता है, निबंध लेखन मैंने बताया है ना कि निबंध लेखन ये 9 नंबर का आता है। तो निबंध लेखन कैसे डालना है, देखिए बाबू ध्यान से, कोई भी निबंध आप किसी भी टॉपिक पर लिख रहे हैं तो उसमें सबसे पहले आपको रूपरेखा लिखना है कि किस टॉपिक पे आप लिख रहे हैं उसका रूपरेखा देना है। इसके बाद उसमें प्रस्तावना सबसे पहली हेडिंग होती है, प्रस्तावना में मेन इंपॉर्टेंट चीज निबंध के टॉपिक का लिखा जाता है। इसके बाद विस्तार लिखेंगे, इसके बाद लास्ट में उपसंहार लिखते हैं, नहीं तो आपका नंबर एकदम कट जाएगा। तो अच्छे से समझिए, इसका वीडियो मैं ऑलरेडी निबंध का बनाकर डाल दिया हूं, बहुत सारे बच्चे भी देख रहे हैं, आप लोग डिस्क्रिप्शन चेक करके जरूर देखिएगा इत्यादि कह रहा है। इसके बाद निबंध लिखते समय विचार, यहाँ पे लिखा है विचारी का क्रमबद्धता, भाषा शैली, समय एवं शब्द सीमा का ध्यान अवश्य रखें। इसके बाद ध्यान अवश्य रखें विषय से इतर भटकाव की तरफ न जाएं। कह रहा है कि देखिए किसी भी टॉपिक पे निबंध लिख रहे हैं तो आप उसी टॉपिक पे जवाब लिखिएगा जिस विषय में आप लिख रहे हैं। ये नहीं कि आप लिख रहे हैं पर्यावरण प्रदूषण और लिख दिए आप खेल कूद के बारे में, तो ये गलती है। आप जिस टॉपिक पे विषय पर लिख रहे हैं उसी से संबंधित निबंध होना चाहिए, अन्यथा आपकी गलती हो सकती है। आगे देखिए, अब देखिए इसके बाद यहाँ पे संस्कृत के बारे में बताया गया कि संस्कृत खंड पर आधारित वातावरण का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद स्वच्छ, स्पष्ट एवं सुंदर अक्षरों में लिखिए। देखिए जब भी आप संस्कृत खंड ख से स्टार्ट होता है, संस्कृत को हल करिए तो उसमें जो आधारित प्रश्न दिए गए हैं उसका संदर्भ अच्छे से लिखिए। इसके बाद उसका हिंदी में अनुवाद करना है। तो ये दो चीजें होता है संस्कृत में, पहले नंबर उस टॉपिक का गद्यांश का संदर्भ लिखते हैं, इसके बाद उसी संस्कृत को हिंदी में अनुवाद कर देते हैं, तो आपका 7 नंबर मिल जाता है। साफ साफ लिखना होता है। इसके बाद देखिए लास्ट में दिया है कि अपने जिले के लिए निर्धारित खंड काव्य के ही प्रश्नों का उत्तर पुस्तिका में लिखिए। देखिए
उत्तर प्रदेश में टोटल 75 जिले हैं और 75 जिले में ये खंड काव्य वाला जो प्रश्न है अलग अलग जिले में अलग अलग पर आधारित हैं। तो आप लोग अपने जिले के जो क्वेश्चन हैं उसको अच्छे से पढ़कर और साफ साफ लिखने की कोशिश करें, अन्यथा आपका नंबर जो है कम कर दिया जाएगा। इसलिए जो सुझाव दिया है इसको अच्छे से पढ़िए। जीवन परिचय में ये इंपॉर्टेंट चीज़ें जो है इसको अच्छे से पढ़ लीजिए, एक भी टॉपिक छूटता है तो आपका नंबर कट जाएगा। इसीलिए यूपी बोर्ड खुद इस सुझाव को दिया है ताकि बच्चे इसको देखें और समझ लें बोर्ड एग्जाम देने से पहले, ताकि बोर्ड एग्जाम में ये गलतियां न हो और आपका नंबर अच्छा मिल सके। तो ये जितने भी चीज़ें बताया गया है इसको अच्छे से आप फॉलो कीजिए। काफ़ी कम समय बचा है, 16 फरवरी को अगर आपका हिंदी का एग्जाम है तो इस टॉपिक को अच्छे से रिवीजन करके एक एक पॉइंट को ध्यान में रखना है। इसके बाद ऐसे ही फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो जितने भी टॉपिक्स हैं सबका मैं इंपॉर्टेंट तथ्य जो यूपी बोर्ड जारी किया है उसको लेकर आ रहे हैं। तो ये वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिए। और हिंदी की ज़बरदस्त तैयारी यहाँ पे कराया जा रहा है, तो आप चेक कीजिए प्लेलिस्ट या आप लोग वीडियो को देखिए, इसमें बहुत सारा वीडियोस हिंदी की प्रोवाइड किया जा रहा है। तो तैयारी अच्छे से करना है तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़े रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।